हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक मास। सो लेट्स स्टार्ट कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत बिगिनिंग से ही साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स ये सोचते थे कि मैटर जो है वो बनता कैसे है। जितने भी हम सब्सटेंसेस अपने आसपास देखते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका ओरिजिन क्या है। तो अगर आप किसी भी मैटर को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, उसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप एक ऐसे अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसको फर्दर ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। एक ऐसा इनडिविजिबल पार्टिकल जिसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको नाम दिया गया एटम। एटम बहुत छोटा होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। वही है हमारा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। एटम्स कंबाइन होते हैं और एक ऐसा पदार्थ बनता है जिसको हम देख पाते हैं, छू पाते हैं या फील कर पाते हैं। तो ऐसे उत्पत्ति हुई मैटर की, पदार्थ की। अब क्वेश्चन ये आता है कि एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं। क्या ऐसे ही सारे एटम्स जुड़ जाते हैं और एक नया मैटर बन जाता है, या इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कोई लॉ है? जी हाँ, लॉ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक ऐसा लॉ जो हमें ये बताता है कि एटम्स किस तरह से कंबाइन होते हैं, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप देखें तो जो मैटर पूरा बनता है एटम्स के कॉम्बिनेशन के बाद, उस मैटर का जो मास होता है वो सभी एटम्स जिनसे वो मिलकर के बना है, उन सभी एटम्स के मासेस को अगर आप जोड़ दोगे तो उसके इक्वल होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ए आपका जुड़ रहा है, ए कंबाइन कर रहा है बी से और बन रहा है सी, तो जो सी का मास होगा वही मास ए और बी के मासेस को जब आप जोड़ देंगे उसके इक्वल होगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो मास है वो जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद बराबर रहता है, कंजर्व रहता है। इसी को बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के द्वारा यह बताया गया कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर। वाटर में आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन एटम है। अगर आप इनके मासेस को देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 एटम्स होने की वजह से इसका मास है 2 और ऑक्सीजन का एक एटम ही है, तो अगर आप देखोगे तो इसका मास है 16। जो रेशियो है, आप कितने भी मॉलिक्यूल्स लें वाटर के, 1 मॉलिक्यूल लें या 10 लें या 100 लें, हमेशा जो रेशियो रहेगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा आपका 1:8। तो इससे ये पता चलता है कि जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो उनके मासेस के एक रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करके नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से कंबाइन करते हैं एटम्स। एटम, सबसे पहले डॉल्टन ने कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स दिए जिनसे एटम को समझने में बहुत आसानी हुई, और ये पोस्टुलेट्स जो थे वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें पहला पॉइंट है कि जो भी मैटर है वो एटम से मिलकर बनता है। एटम एक सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की। दूसरा, एटम इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। एटम्स को आप आगे नहीं ब्रेक कर सकते और ब्रेक नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो तीसरा पॉइंट बताया कि अगर आप एक सेम एलिमेंट के एटम्स को देखेंगे तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सभी आइडेंटिकल होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी।
अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे तो उनके एटम्स डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। 5वां पॉइंट, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एटम्स उनके मासेस के एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं, जो कि होल नंबर में होता है। उनका मासेस का जो रेशियो होता है वो होल नंबर में होता है। उसी तरह से जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर इनका रेशियो देखेंगे तो 1:2 ही रहेगा। ये थे डाल्टन्स के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसकी मदद से एटम के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिली। जब हम एटम्स को जोड़ते हैं, जब एटम्स जुड़ते हैं तो एक सबसे पहली जो स्टेबल फॉर्म आती है वो होती है एलिमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में, अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। जब ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन होते हैं तो बनता है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको सबसे पहले डाल्टन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से किसी भी एलिमेंट के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ सिंबल के थ्रू उस एलिमेंट को डिनोट कर सकते हैं। आपको बार बार उस एलिमेंट का, उस एटम का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन ने जो रिप्रेजेंटेशन मोड अपनाया वो ये था कि सबसे पहला ये हमारा हाइड्रोजन को सिंबल दिया गया, जिसमें एक छोटा डॉट एक सर्किल में, कार्बन को इस तरह से डिनोट किया गया, और ये है हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद में एलिमेंट्स को जो सिंबल्स दिए गए वो उनके नाम के आधार पर दिए गए, जो जिस एलिमेंट को जहाँ पर डिस्कवर किया गया, कुछ एलिमेंट्स के नाम उस जगह पर रखे गए, और कुछ एलिमेंट्स को जो सिंबल दिया गया वो उनके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग दिया गया। जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जिनमें 2 लेटर्स भी थे, जैसे कि Al, यह है एल्यूमिनियम। जब भी 2 अल्फ़ाबेट्स आप लिखते हैं एक ही एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पहला जो लेटर होता है वो अपर केस होता है, कैपिटल लेटर होता है, और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लोअर केस में लिखा जाता है। अगर आप दोनों को लोअर केस लिखते हैं तो उससे उसका मतलब, उनका रिप्रेजेंटेशन का मतलब अलग हो जाता है। ये आपका एक एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ये अलग एटम का एलिमेंट है। रिपीट, ये अलग सिंबल है अलग एलिमेंट का, और ये अलग एलिमेंट का सिंबल है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। और अगर आपने दोनों को कैपिटल लिखा है तो ये बना है कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर आपने कार्बन कैपिटल और ओ स्मॉल लिखा है तो ये है हमारा कोबाल्ट, जो कि एक एलिमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ने कुछ ऐसे रूल्स बताए जिनके बेसिस एलिमेंट्स को सिंबल दिए गए। एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट को एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास। एटम इज नॉट विजिबल। एटम को हम देख नहीं सकते तो हम उसका मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपको किसी चीज़ का मास नहीं पता है तो आप उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने जो ट्रिक अपनाई, जो अजम्पशन उन्होंने अपनाई, वो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की एक प्रोसेस अपनाया, जिसके थ्रू उन्होंने, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, उस शॉपकीपर के पास वेट्स नहीं है। सपोज उसके पास 1 kg, 2 kg, 5 kg वेट नहीं है, लेकिन उसने कुछ ऐसा रेफरेंस सेट कर रखा है। मान लीजिए कोई एक पीस है जिसको उसने रेफरेंस की तरह से यूज़ किया हुआ है, और वो बाकी सारी चीज़ों को, जितने भी उस शॉपकीपर के पास ऑब्जेक्ट्स हैं,
उन सभी का वेट वो इस एक रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग वे करता है। तो इसी तरह से जब एटम का मास कैलकुलेट करने की बात आई तो एटम के मास को भी ऐसे ही कैलकुलेट किया गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे पहले लिया गया और एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया कि इनके मासेस का रेशियो 3:4 है, जिसका मतलब अगर कार्बन का मास 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मास 4 ग्राम होगा। अगर आप कार्बन के मास को 3 ग्राम मान रहे हैं तो ऑक्सीजन को 4 ग्राम मानेंगे, क्योंकि रेशियो क्या है हमारा यहाँ पर 3:4 है। सपोज करते हैं कार्बन को हमने 1 यूनिट कंसीडर किया। IUPAC के अकॉर्डिंग जब आप एटॉमिक मास लिखते हैं तो पहले इसको AMU के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, बट IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को U से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन अगर 1 यूनिट है, सपोज करते हैं अगर कार्बन 1 यूनिट है तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने कार्बन के एक एटम का मास 1 यूनिट मान लिया, तो ऑक्सीजन और कार्बन में जो रेशियो है वो है 3:4। रेशियो से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो क्या है बच्चों? 3:4 है। तो आप ऑक्सीजन का मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4/3, ये आपका कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1.33 U। ये हमारा कार्बन के एक एटम का मास हमने सपोजिबली निकाल लिया और ऑक्सीजन का भी निकाल लिया। अब सपोज करते हैं हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं कि ऑक्सीजन का मास अगर हम ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर हम 1 यूनिट लेते हैं तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा? कार्बन का मास हो जाएगा 3/4, क्योंकि रेशियो हमारा 3:4 है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे 0.75 यूनिट मास हो जाएगा कार्बन के एक एटम का मास। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेफरेंस के थ्रू मास निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट मेथड नहीं है, एक एटम को हम देख नहीं सकते, तो इसीलिए हम पूरा कंपाउंड में जो इन्वॉल्व्ड एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को निकाल करके फिर एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में शॉपकीपर के साथ समझा, जैसा कि एक शॉपकीपर ने एक रेफरेंस सेट किया, तो अब रेफरेंस जो लिया गया यहाँ पर देखा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे पहले रेफरेंस ऑक्सीजन को सेट किया गया, क्योंकि इससे जब कैलकुलेशन की गई तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे उनके मास के कैलकुलेशन में हमें होल नंबर मिले, जो कि बहुत इजी था। कैलकुलेट करने के बाद होल नंबर मिलते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो इससे ऑक्सीजन को रेफरेंस सेट किया गया। और दूसरी बात, ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसीलिए भी ऑक्सीजन को रेफरेंस सेट किया गया। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ही हमारा रेफरेंस था। तो क्या डेफिनेशन थी? पहले डेफिनेशन थी कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो होगा 1/16 ऑफ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। पहले डेफिनेशन ये थी, लेकिन उसके बाद नए नए चैलेंजेस सामने आए, जैसे कि जब ऑक्सीजन को रेफरेंस माना गया तब आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था। आइसोटोप एक ही एलिमेंट जब अलग अलग मास कैरी करता है, एक ही एलिमेंट अपने अलग अलग मासेस के फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स थे। जो भी नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन के दूसरे आइसोटोप का मास भी प्रेजेंट था, जिस वजह से जो हमें मासेस मिल रहे थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे। इसीलिए साइंटिस्ट ने कंटिन्यूएशन में रखा इस डिस्कशन को कि किसको रेफरेंस सेट किया जाए, और फिर कार्बन को रेफरेंस सेट किया। तो अब हमारे पास जो रेफरेंस है एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का वो है हमारा कार्बन। तो एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है, जिसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, वो ये है कि एक एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पर
कार्बन को जो 12 लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि कार्बन भी अलग अलग आइसोटोप्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमने उसका कार्बन 12 कंसीडर किया है। साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उनसे जो कैलकुलेशन की, उनसे जो फाइनल एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, वो कार्बन 12 की मदद से जितने भी एटॉमिक मास कैलकुलेट किए थे वो ज़्यादातर मासेस होल नंबर में हमें मिल रहे थे, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी थी। तो इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एटम क्या है। डाल्टन्स ने जो पोस्टुलेट्स दिए अपनी एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, उन सभी पोस्टुलेट्स को हमने डिस्कस किया। देन हमने ये जाना कि एटम्स से जो एलिमेंट्स बनते हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है। उसके बाद हमने जाना कि एटॉमिक मास क्या होता है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे हमारे अगले सेशन में। अगले सेशन में भी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, आइंस, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, वैलेंसी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।